मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में मैं लगभग 4 से 5 वीडियो बना चुका हूं। ये शायद 6वां वीडियो है इसका। इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक पक्ष है, इकोनॉमिक्स पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, उसके बारे में बताऊंगा। मैं सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक गतिविधियां क्या रही हैं इसके बारे में मोस्टली आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी थोड़ी सी गुजारिश यही है कि प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय वीडियो उस पर बेल आइकन पर क्लिक कर लें और ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो देखिए, आर्थिक पक्ष में इसके सिंधु घाटी सभ्यता का बता रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि आपने एक बात नोटिस की होगी कि यह सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह नदियों के किनारे अधिकतर विकसित हुई थी। यह आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस किया होगा। यदि आप नोटिस नहीं किया है तो आप मेरी इससे पूर्व की जाकर वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें आपको इस वीडियो को जो सारांश है तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, सर कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका विकास मोस्टली नदियों के जो क्षेत्र थे, दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र, दोआब क्षेत्र है, उसमें हुआ है, नदियों के किनारे हुआ है। मित्र, ये आप जानते हैं कि नदियों के किनारे की जो भूमि होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। कैसी होती है? बहुत उपजाऊ होने के कारण वो क्षेत्र अधिक मात्रा में डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसी में सिंधु घाटी सभ्यता है, वह सिंधु घाटी सभ्यता नदीय क्षेत्रीय सभ्यता है। यहां तक इसी कारण इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के जो जितने भी अधिकांश नगर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जब नदी है तो पानी की व्यवस्था होगी, कृषि की व्यवस्था अच्छी होगी, परिवहन के साधन भी हो सकते हैं, परिवहन की व्यवस्था अच्छी हो, नदियों के किनारे के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना माल ले जा सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आर्थिक पक्ष में मोस्टली एक साधारण तरीके से देखें हम तो आर्थिक पक्ष में कौन कौन सी चीजों को समृद्ध किया जाता है वो हम सब देखते हैं। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी उन्हीं चीजों को समृद्ध किया गया था। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम इसके आर्थिक पक्ष में कृषि। आर्थिक पक्ष में सबसे पहले हम कृषि पर प्रभाव डालेंगे। ये लोग कृषि करते थे, कौन कौन सी फसलें पैदा करते थे और कब पैदा करते थे, खेती की जुताई कैसी करते थे, और जो फसल उत्पादन होती थी, उससे अनाज होते थे, वो उनको कहां पर रखते थे, कितने अन्नागार थे, इनके बारे में आपको, अन्नागार के बारे में विशेष तौर से मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखेंगे पशुपालन। पशुपालन आपने देखा हुआ आर्थिक क्षेत्र में कृषि को सम्मिलित किया जाता है, पशुपालन को क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, और फिर उसका व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य ये कृषि में सम्मिलित था। उसके बाद देखेंगे परिवहन के साधन। परिवहन के साधन क्या थे। उसके बाद देखेंगे क्रय विक्रय के साधन। क्रय विक्रय के साधन मतलब मुद्रा। उसके बाद देखेंगे इसी में लिपि कैसी थी। उसके बाद देखेंगे लिपि कैसी थी। इन चीजों को सम्मिलित किया जाता लिपि। और इसके साथ एक चीज और देखेंगे, यहां पर मैं ये लिख देता हूं, मोहरें। सिंधु सभ्यता की मोहरें, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र। सिंधु घाटी सभ्यता में यदि आप पीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस देते हैं तो आप इस तरीके से फिगर बना करके इन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आर्थिक पक्ष में कृषि को, पशुपालन को, व्यापार को, मोहरों को, परिवहन को, कृषि क्रय विक्रय के साधन, मुद्रा को और लिपि को सम्मिलित किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय हम सबसे पहले प्रभाव डालेंगे वो कृषि पर डालेंगे। किस पर डालेंगे मित्र? कृषि पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कृषि का ज्ञान था, किस तरीके से कृषि करते थे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मित्र इसमें मैं कृषि पर सबसे पहले फोकस करूंगा कि कृषि में लोगों को किस चीज का ज्ञान था, कौन सी फसलें पैदा करते थे। तो देखिएगा, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में, यह सभ्यता आप लिख सकते हैं इसमें, यह सभ्यता सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदी, नदियों के किनारे विकसित हुई थी। नदियों के किनारे विकसित हुई थी।
विकसित हुई थी। पहला पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता थी वह मोस्टली सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियां हैं उसके किनारे विकसित हुई थी। इसके बाद देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, हम लोग कृषि पक्ष लेके चलते हैं इसका। दूसरी बात यह है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अक्टूबर नवंबर में फसल बोते थे। क्या करते थे? अक्टूबर नवंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में फसल को काट लेते थे। मतलब यह है कि इन लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रबी की फसल का ज्ञान था। रबी की फसल का इन लोगों को ज्ञान था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह अक्टूबर नवंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में काट लेते थे, अर्थात इन्हें रबी की फसल का पूर्णतः ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता में मोस्टली जो अधिकतर देखा जाता है वो 9 प्रकार की फसलों का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें 9 प्रकार की फसलों को अच्छी तरह से उनका ज्ञान था। इसके 9 के अतिरिक्त ये अन्य फसलें भी उगाते थे, उनका भी ज्ञान था। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए जिसके अच्छी तरह साक्ष्य मिले हैं वो मुख्यतः 9 फसलों के हैं। वो फसल कौन कौन सी है मित्र, वो देखिए आप इसमें लिख सकते हैं 9 फसलों का ज्ञान था। फसलों का मुख्यतः ज्ञान था। वो फसल मित्र कौन कौन सी हैं? जिसमें गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, अर्थात इन्हें 9 फसलों का ज्ञान था, जिसमें 5 ये हैं: मटर, राई, सरसों और तिल। मतलब सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको इन 9 फसलों के बारे में मुख्यतः जानकारी थी। इसके अतिरिक्त तो और भी फसल उगाते थे, लेकिन जो अधिकतम साक्ष्य मिलते हैं वो इन्हीं के फसलों के मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को फसलों का ज्ञान था, अर्थात उस समय जो व्यवस्था थी, कृषि जो आर्थिक पक्ष था वो बहुत मजबूत था। इसके बाद देखेंगे, आप ये नोट कर लीजिए मित्र या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के चावल के साक्ष्य मिलते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं, भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं चावल के साक्ष्य देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में वो हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगर चावल के साक्ष्य की बात की जाए तो हमें कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं उसके बाद, जैसे चावल की भूसी होती है, क्या होती है? चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। चावल की भूसी के साक्ष्य देखा जाए तो हमें रंगपुर से मिलते हैं। जिस तरीके से लोथल गुजरात में है, रंगपुर भी गुजरात में है। इससे पहले के सारे वीडियो आप प्लीज एक बार देख लीजिए जाकर के, पढ़े हुए हैं, उसमें इन स्थानों का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखेंगे रागी है, ज्वार है, कोडो है, इस फसल के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। और ये जो फसल के साक्ष्य मिले हैं वो रोजदी से मिले हैं। इस फसल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? रोजदी से मिले हैं। मतलब मेरा ये है कि उन 9 फसलों के अतिरिक्त इन फसलों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखा होगा आपने, जैसे कालीबंगा एक स्थल है। कौन सा? कालीबंगा एक स्थल है। कालीबंगा में आपने देखा होगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और मित्र यह खेत जो जुता हुआ है वो इस आकार में जुता हुआ है, इस जैसे ये खेत है, मान के चलते हैं ये खेत है एक,
और यह खेत इस तरीके से जुता हुआ है, इस तरीके से जुता हुआ है, और इसमें एक खुदाई, एक जुताई इसमें इस तरह की गई है। अर्थात एक साथ दो फसलों होने के साक्ष्य मिले हैं। एक साथ दो फसलें, दो फसलें, एक साथ दो फसलों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। यह फसल सरसों और मटर थी। कौन सी थी? सरसों और मटर, सरसों और मटर को एक साथ बोया गया है। जैसे मान के चलिए कि इसमें मटर बो दी हो, जो ब्लैक में दिखाया गया है, इसमें मटर की फसल बोई हो और सरसों की फसल इस तरीके से बोई हो, तो अर्थात कालीबंगा से सरसों और मटर के एक साथ दो फसलों होने के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? सॉरी, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कहां से मिले हुए? कालीबंगा से। एक स्थान और मित्र आप देखेंगे, जैसे बनावली, बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। बनावली से क्या प्राप्त हुआ है? मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कृषि व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद देखेंगे मित्र, चावल के साथ साथ लोथल से बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा और चावल, इन दोनों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। चावल की भूसी रंगपुर से मिली है। रागी, ज्वार, कोड़ा ये आपकी रोजनी से मिला हुआ है। अगर ये फैक्ट में या कंसेप्ट में कैसे भी आ जाते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से हल के साक्ष्य मिले हुए, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हुए हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत था। वे अन्य प्रकार की फसलें उगाते थे। इनमें 9 फसलें मैंने आपको बता दी हैं। इसके 9 फसलों के अतिरिक्त इस प्रकार की अन्य फसलें भी की जाती थी। जिन्हें ऋतु का ज्ञान था। मोस्टली अपनी फसलें हैं ये अक्टूबर से नवंबर में ये लोग बोते थे और मार्च से अप्रैल में ये लोग काटते थे। इनमें मोस्टली रबी की फसलों का इन्हें अच्छा ज्ञान था। आप इसे नोट कर लीजिए। आर्थिक पक्ष में हम दूसरा पक्ष देखेंगे, पशुपालन। पशुपालन दूसरा इसका पक्ष है। आर्थिक पक्ष में हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आप लिख सकते हैं पशुपालन। पशुपालन ये इसका दूसरा पॉइंट था। पशुपालन में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन सी पशु पालते थे। अर्थात पहले हम ये देखते हैं कि पशुओं का महत्व क्या था। ये पशुओं का किस किन चीजों में पशु का प्रयोग करते थे। तो सबसे पहले देखेंगे इसका इंपोर्टेंस, इसकी महत्व क्या था। पशुओं का महत्व इनके 4 महत्व थे, इसलिए पशु पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो आर्थिक पक्ष में पशुओं का जो महत्व था वो 4 प्रकार का महत्व था। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके महत्व में कृषि के रूप में प्रयोग करते थे लोग, कृषि के रूप में प्रयोग करते थे। दूसरा आप देखेंगे परिवहन के रूप में प्रयोग करते थे। तीसरे पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पशु थे उनका प्रयोग क्रय विक्रय के रूप में भी करते थे। क्रय विक्रय मतलब विपणन, इसे हम एक शब्द में कहें विपणन के रूप में। कृषि के रूप में प्रयोग करते थे, पशुपालन के रूप में प्रयोग करते थे और कृषि के रूप में मतलब क्रय विक्रय मतलब विपणन के रूप में इसके प्रयोग करते थे। इसके बाद देखेंगे ये पशुओं का प्रयोग मांस के रूप में भी करते थे। किसके रूप में? मांस के रूप में भी इनका प्रयोग ये करते थे। तो आप कह सकते हैं मांस के मतलब भोजन के रूप में, भोजन के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशु का प्रयोग करते थे। अब देखिए ये लोग कौन कौन से पशु पालते थे वो बताता हूं मैं आपको। तो देखिएगा इसमें पशुपालन में हम देखते हैं जितने भी आप पशु हैं वर्तमान समय में आप पशु जानते हैं, जैसे गाय है, उन सबको, जैसे गाय है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, भैंस है, बकरी है, हाथी है। केवल एक पशु को छोड़ दीजिए, जितने भी पशु जानते हैं आप उन सबका ये पालन पोषण करते थे। कुत्ता है, जितने भी पशु आप जानते हैं मोस्टली इनका ये प्रयोग मोस्टली करते थे
व्याघ्र है, वारसिंगा है, आदि पशु थे के बारे में इनको जानकारी थी। आप नोट में लिख सकते हैं। यहां पर मित्र दो नोट लिखवाऊंगा मैं। पहला नोट, सिंधु सभ्यता के लोगों को शेर का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोगों को शेर का ज्ञान नहीं था। ऐसा हुआ है मित्र, यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहर पर शेर के साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन जो मोहर है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता की न होकर के मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की है, क्योंकि वो लोग यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार वाणिज्य करने के लिए आए और उस मोहर को लेकर के आए जिस पर शेर का चित्र अंकित था। अर्थात मोहर मतलब शेर का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है। अर्थात आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर का ज्ञान नहीं था। इसके बाद देखते हैं मित्र, जैसे गाय, घोड़ा और ऊंट। गाय, घोड़ा और ऊंट ये पशु ऐसे थे, गाय, घोड़ा और ऊंट ये पशु ऐसे थे जिनका अंकन आपको सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में की जो मोहरें थी उन मोहरों पर न तो गाय के चित्र अंकित थे, ना ही घोड़े के चित्र अंकित थे, ना ही ऊंट के चित्र अंकित थे। फिर समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को की जो मोहरें थी उन पर ना तो गाय का चित्र अंकित था, ना ही ऊंट का चित्र अंकित था, और ना ही घोड़े का चित्र अंकित था, और शेष पशु जो आपको जानते हैं उनके सबके चित्र अंकित थे। इन पर सबके चित्र अंकित थे, जिसमें मछली का चित्र सबसे अधिक बार अंकित था। तो आप लिख सकते हैं इसमें दूसरे नोट में, गाय, घोड़ा और ऊंट, गाय, घोड़ा और ऊंट का अंकन मोहरों पर नहीं था। इसके बाद देखेंगे मित्र, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो प्रिय पशु था, उनका जो प्रिय पशु था वो एक सिंगी बैल था। कौन सा था? एक सिंगी बैल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन था, तो आप क्या बता सकते हैं? एक सिंगी बैल था। ये तीनों फैक्ट मित्र आप याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप मेरे साथ। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु एक सिंगी बैल था। कौन था मित्र? एक सिंगी बैल था। ये तीनों पॉइंट मित्र आप इसे नोट कर लें। आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे प्रिय पशु बैल था, सबसे प्रिय पशु बैल था, उसकी पूजा की जाती थी, और इस पूजा के साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक सिंगी बैल की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आप नोट कर लें, मोहनजोदड़ो से एक सिंगी बैल की पूजा के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं। तो मित्र ये मैंने आपको दूसरा पक्ष बताया। अब हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग धंधे कैसे थे। मैंने कृषि बता दिया, इसके बाद जो पशुपालन था वो बता दिया आर्थिक क्षेत्र में। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो उद्योग धंधे थे वो किस तरीके से थे। उद्योग धंधे,
उद्योग धंधे कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्योग था, जो प्रमुख उद्योग था वह सूती वस्त्र उद्योग था। अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो आप बता सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग में मित्र हम देखेंगे तो ये लोग मोस्टली सूती वस्त्र उद्योग में देखेंगे तो मोस्टली यह साधा मतलब सफेद सूती वस्त्र पहनते थे, वस्त्र का प्रयोग करते थे। इसके बाद रंगीन सूती वस्त्र का भी इनके पास उद्योग था, क्योंकि हमें एक मोहर प्राप्त हुई है। हड़प्पा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां से हमें एक मोहर प्राप्त हुई है। उस मोहर पर एक योगी है और वो योगी एक साल ओढ़े हुए है। साल सफेद है लेकिन उस पर तीन पत्तियां छपी हुई है। तो तीन पत्तियां पद्धति की जो छपाई थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कोई उसकी जानकारी थी। तो आप लिख सकते हैं इसमें मित्र, हड़प्पा स्थल से रंगीन सूती वस्त्र के उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल है, वहां से रंगीन सूती वस्त्र उद्योग था, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे सॉरी, प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग हो गया। उसके बाद दूसरा प्रमुख उद्योग कौन सा था, आप लोग नोट करते जाएं, मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे। उसके बाद देखते हैं मित्र, मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। आपने आज भी देखा होगा कि चाहे आप शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो, आज भी लोग मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं अपने परिवार में, और जब प्रयोग करते हैं तो ये बर्तन कहीं ना कहीं बनते होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे हाथ से और चाक से, किससे? हाथ से और चाक से, हाथ से भी और चाक से, दोनों प्रकार से मृदभांड बनाते थे, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृदभांड का प्रयोग उद्योग था इनका, और यह मृदभांड हाथ से बनाते थे और चाक से बनाते थे। इसके बाद मृदभांड बनने के बाद इन पर जो रंगाई होती थी, इन पर जो रंगाई का कार्य होता था, रंगाई लाल रंग से की जाती थी। लाल रंग से उस पर, जैसे कोई बर्तन है, बर्तन को लाल, मिट्टी का मृदभांड है, उसे लाल रंग से रंग दिया जाता था, और उस पर काले रंग से, किससे? काले रंग से अनेक आकृतियां अंकित की जाती, चित्रित की जाती थी। अनेक आकृतियां चित्रित की जाती थी। तो मित्र देखा, जो भी मृदभांड होता था, बर्तन होता था मिट्टी का, उसे लाल रंग से पहले रंग दिया जाता था और उस पर काले रंग से अनेक चित्र वगैरह उस पर चित्रित कर दिए जाते थे। यह इनका मृदभांड उद्योग था। इसके बाद देखेंगे मिट्टी के बर्तन के साथ, मिट्टी के मृदभांड के साथ साथ ये धातु के मृदभांड, धातु के मृदभांड का भी प्रयोग करती थी। किसके? मिट्टी के मृदभांड के साथ साथ धातु के मृदभांड का भी प्रयोग करते थे। धातु में मोस्टली ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा, किसका? कांसे के बर्तन प्रयोग करते थे। उसके बाद देखते हैं मित्र, ये मृदभांड हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद देखिए और उनका कौन सा उद्योग धंधा था। इसके बाद था मनका बनाना, मनका उद्योग। मनका उद्योग क्या था? मनका उद्योग। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। पहला कपड़ा था, सूती वस्त्र उद्योग था, दूसरा कौन सा था? मनका उद्योग। तो आप लिख सकते हैं यह दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। यह दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। इसके जो कारखाने थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो मोस्टली कारखाने सिंधु घाटी सभ्यता के हमें दो जगह से मुख्यतः दो स्थानों से प्राप्त होते हैं। एक तो लोथल, लोथल से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, ठीक है, और चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। लोथल और चनहुदड़ो से हमें मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। आपको अगर फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि मनका बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन में दो में से एक दिया होगा, तो आप बता सकते हैं या तो लोथल या चनहुदड़ो, जहां से मनका बनाने का उद्योग या कारखाना हमें प्राप्त हुआ है। ये जो मनका है, मनका है, इस उद्योग में जो मनका बनाया जाता था वो धातु प्लस मिट्टी, दोनों प्रकार की चीजों का प्रयोग किया जाता था। जिसमें धातु में देखेंगे सोना, चांदी, मतलब लाल पत्थर, लाल पत्थर, इन सब का प्रयोग किया जाता था, इन सब का प्रयोग किया जाता था। और मिट्टी को पका करके मनका बनाया जाता था। मिट्टी को पका करके क्या बनाया जाता था? मनका बनाया जाता था। तो आप समझिएगा, मनका ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। इसके साथ लोथल और चनहुदड़ो से मिले हैं। मनका किस किस चीज का बनाया जाता था? सोना, चांदी, लाल पत्थर, कच्ची मिट्टी को पका करके उस मिट्टी को, उससे भी मनका बनाया जाता था। ये दूसरा सबसे बड़ा उद्योग था। इसके बाद देखते हैं, ये आपका उद्योग धंधे हुए। अब देखते हैं मित्र व्यापार वाणिज्य। क्या देखते हैं? चौथे नंबर पर है व्यापार वाणिज्य। अब हम क्या देखते हैं? व्यापार वाणिज्य। दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मुझे अपना भाई दोस्त जो भी मानते हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। क्यों? आपका दोस्त या भाई या गुरु इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी आशा है कि आप ये काम जरूर करेंगे। तो देखिए, अगला हम देखते हैं व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य, सिंधु घाटी सभ्यता में देखा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध था वो मेसोपोटामिया अथवा सिंधु सुमेरियन सभ्यता से था। क्योंकि मेसोपोटामिया को सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। मिस्र या नील नदी की सभ्यता से भी था, क्योंकि इस वहां की जो चीजें हैं जैसे मोहरे वगैरह, वो सारी चीजें हमें अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि मित्र, हमें एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिस पर शेर का चित्र अंकित है, और यह मोहर मोहनजोदड़ो की है, न कि सिंधु सभ्यता की, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को शेर का ज्ञान नहीं था। तो हमारा जो संबंध था व्यापार वाणिज्य, मोस्टली सुमेरियन सभ्यता से और फारस सभ्यता से, मिस्र देश से, इनसे हमारा व्यापार होता था। तो देखिए, और लेकिन ये जो व्यापार वाणिज्य था वो सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पक्ष में था। तो पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं, व्यापार वाणिज्य था, व्यापार वाणिज्य था सिंधु सभ्यता के पक्ष में था। सिंधु सभ्यता के पक्ष में था। सिंधु सभ्यता का व्यापार मिस्र, फारस, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान,
आदि से होता था। हमारा जो सिंधु सभ्यता का व्यापार है वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो राष्ट्रीय व्यापार होता था, एक अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, और जो दूसरा व्यापार होता था जो अपने देश में ही होता था उसे आंतरिक व्यापार कहते थे। सिंधु सभ्यता में दो तरह से व्यापार होता था, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था और एक आंतरिक व्यापार होता था, मतलब एक स्थल से दूसरे स्थल। जैसे आपने देखा मोहनजोदड़ो का हड़प्पा से, हड़प्पा का चनूदड़ो से, चनूदड़ो का लोथल से, लोथल का धोलावीरा से। इस तरीके से इस सभ्यता में इसका व्यापार होता था। इसके साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मिस्र से, फारस से, अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से या सुमेरियन सभ्यता से हमारा व्यापार होता था। अब देखिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अपने यहां कौन कौन सी वस्तुएं आयातित करते थे उनके बारे में बताऊंगा। व्यापार में जब तक वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होगा तब तक व्यापार नहीं हो सकता है। तो हमारे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कौन कौन सी वस्तुओं को आयातित करते थे वो आप देखिए। तो आप हेडिंग बनाइए आयातित वस्तुएं, आयातित वस्तुएं। आयातित वस्तुएं, आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी वो मोस्टली आप देखिए। ये मतलब पूछी जाती हैं। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर था मित्र ये मोस्टली काठियावाड़, काठियावाड़ मोस्टली सौराष्ट्र वाला क्षेत्र और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से सिंधु सभ्यता के लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। अगर पूछा जाता है कि बहुमूल्य पत्थरों का ये लोग आयातित कहां से करते थे तो आप बता सकते हैं गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, वहां से। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी ये मोस्टली बहुमूल्य पत्थरों का आयात करते थे। सॉरी। उसके बाद देखेंगे सोना, उसके बाद देखते हैं सोना। सोना आपका जो मोस्टली कोलार की खान से, की खान मतलब कर्नाटक, कर्नाटक से आयात किया जाता था। सोना मोस्टली कर्नाटक से आयात किया जाता था। इसके बाद देखेंगे अर्ध कीमती पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर। अर्ध कीमती पत्थर मित्र ये मोस्टली बलूचिस्तान से आयात करते थे। बलूचिस्तान से ये लोग आयातित करते थे। बहुमूल्य पत्थर काठियावाड़, सोना कोलारी खान, अर्ध कीमती पत्थर कहां से? बलूचिस्तान से ये लोग आयात करते थे। इसके बाद देखेंगे जो तांबा था, तांबा, तांबे को ये लोग मोस्टली खेतड़ी, आज भी जाना जाता है मित्र। अगर तांबा के बारे में पूछा जाए कि तांबा कहां से निकाला जाता है या खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान में भी ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी यहां से तांबा आयात किया जाता था और मद्रास से किया जाता था, जिसे वर्तमान समय में चेन्नई कहते हैं। मद्रास और खेतड़ी से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तांबे को आयातित करते थे। आयातित वस्तुएं हैं। इसके बाद देखेंगे आप लाजवर्द मणि, ये भी एक कीमती धातु होती है, लाजवर्द मणि। इसका जो आयातित करते थे वो बतक्सा से करते थे, बतक्सा से, बतक्सा से लाजवर्द मणि का ये लोग आयात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगर पूछा जाता लाजवर्द मणि का व्यापार कहां से करते थे तो आप बता सकते हैं बतक्सा से करते थे। कहां से? बतक्सा से करते थे।
इसके बाद सीसा, चांदी, फिरोज, इसका आयातित मोस्टली अफगानिस्तान, प्लस ईरान से सीसा, चांदी, फिरोज का आयात किया जाता था। सीसा, चांदी और फिरोज का आयातित किया जाता था। तो एक बार फिर देखिएगा, बहुमूल पत्थर काठियावाड़ से आयात किया जाता था। सोना कोलारी खान, कर्नाटक, आज भी जाना जाता है। अर्ध कीमती पत्थर बलूचिस्तान से, पाकिस्तान वाला जो साथ वाला क्षेत्र है, अगर पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो उसका जो साथ वाला क्षेत्र है वो बलूचिस्तान कहलाता है। उससे मोस्टली अर्ध कीमती पत्थर मंगाया जाता था। उसके बाद तांबा, खेतड़ी और मद्रास से मंगाया जाता था। आज भी खेतड़ी तांबे के लिए जाना जाता है, राजस्थान में है। लाजवंत मणि ये बतक्सा से मंगाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। सीसा, चांदी और फिरोज ये अफगानिस्तान और ईरान से ये लोग आयात करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की आयातित चीजें थी व्यापार वाणिज्य में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं निर्यातिक चीजें, वस्तुएं कौन कौन सी थी, किन किन चीजों का ये लोग निर्यात करते थे। देखिएगा, निर्यातित वस्तुएं आप लिख सकते हैं, निर्यातित वस्तुएं। मित्र आपको लग रहा होगा कि वीडियो लेंथी हो रहा है, लेकिन मित्र एक बार आप वीडियो देख लेते हैं बगैर स्किप किए हुए तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अन्य स्थान पर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कस के आप मेहनत कर लीजिए, एक बार टाइम दे दीजिए, इसके बेहतरीन नोट्स बना लीजिए, मेरे साथ कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठिए और उसके बाद समय समय पर आप इनको मतलब रिवीजन करते रहेंगे तो आपको लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा। आपको छोटी मोटी पुट अप क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन होते हैं वीडियो में, एक एक क्वेश्चन उसके आंसर दिए होते हैं, डायरेक्ट तरीके से बताते हैं, उनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बगैर देखें या उसका आंसर बता देंगे। तो देखिए निर्यातित वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं थी, उन पर आप प्रकाश डालते हैं। ये लोग सीप के बने सामान, सीप के बने सामान, आपने देखा होगा समुद्र का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, उससे छोटे छोटे, काफी बड़े, छोटे से लेकर बड़े तक अनेक सीप बाहर निकल के समुद्र में से आ जाते हैं। उनसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपने कारखानों में, मैंने सीप उद्योग शायद आपको नहीं बताया, सीप उद्योग गुजरात के पास में बहुत काफी विकसित था। तो ये लोग उन सीपों से सामान बनाते थे और विदेश को, अन्य देशों में इसका सामान को भेज देते थे। ये निर्यातित वस्तुएं थी। इसके बाद देखिए हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना का भी निर्यात करते थे। इसके साथ सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का भी निर्यात करते थे। के साथ मनका, मनका, मनका का भी ये लोग निर्यात करते थे। तो निर्यात चीजों में सीप के बने सामान, हाथी दांत का पैमाना, सूती वस्त्र और मनका आदि का ये लोग निर्यात करते थे। आप इसे नोट कर लें। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी उनके बारे में बताता हूं। अगला पॉइंट आपका क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें। पांचवा पॉइंट है आपका मोहरें। यहां से क्वेश्चन बनता है मित्र, याद ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट तो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो किस धातु की बनी हुई थी। सब पहला पॉइंट तो यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें होती थी वो मोस्टली किस धातु की बनी होती थी। तो आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी वो मोस्टली सैल खड़ी की बनी होती थी, की बनी होती थी। एक मिनट, मोहरें सैल खड़ी की बनी होती थी। इसके बाद देखेंगे मित्र, ये मोहरें हैं। अब तक केवल, अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक केवल कुल 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब तक केवल 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें लिखित भी हैं और अलिखित भी हैं, दोनों तरीके की, चित्रित भी हैं और अचित्रित भी हैं। जो अचित्रित हैं, अलिखित मोहर हैं, अचित्रित मोहर हैं,
वे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सॉरी, सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें, अगर पूछा जाए सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो आप बता सकते हैं हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें जिन पर कुछ न कुछ लिखा हुआ है, वे मोहरें मोस्टली हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं, सर्वाधिक मोहरें सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें मित्र कहां से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अर्थात एक चीज आपने नोटिस की, कुल मोहरें हैं 2500 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें सैलखड़ी की बनी होती थी। सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें जिन पर कुछ न कुछ लिखा होता था, चाहे किसी का चित्र अंकित हो, मछली का चित्र अंकित हो या कोई भी सिंबल हो, ऐसी मोहरें सर्वाधिक मात्रा में हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। और जो सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इसके बाद देखेंगे इन मोहरों का आकार कैसा था, तो इनका आकार आप बता सकते हैं। इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थी, इनका जो आकार था वो वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार। इनका आकार 3 प्रकार का था। आकार में वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार। इसमें जो वर्गाकार मोहरें थी, ये वर्गाकार मोहरें थी, इनकी संख्या सर्वाधिक है। संख्या सर्वाधिक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में की जो मोहरें थी वो सर्वाधिक किस आकार की थी, सर्वाधिक अगर लगा हो तो आप बता सकते हैं वर्गाकार प्रकार की मोहरें थी। वर्ग आकार, इनका मोहरों का आकार 3 प्रकार का था, वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार। सबसे अधिक वर्गाकार थी और सबसे कम बेलनाकार मोहरें थी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। मोहरों के बारे में मित्र बता चुका हूं। गाय, घोड़ा और ऊंट, इनका चित्र अंकित नहीं था, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखते हैं मित्र, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थोड़ा सा 2 मिनट का और रह गया है। अब देखते हैं इनकी लिपि कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी। पहली विशेषता तो मित्र यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई। अभी तक विश्व के किसी भी व्यक्ति ने इसको अभी तक एक्सप्लेनेशन करके नहीं दिया कि इस अक्षर का यह मतलब होता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सॉरी, इसमें जो चित्र हैं वो मूल चित्र हैं। अगर इनमें चित्रों की बात की जाए तो इसमें मूल चित्र हैं वो 64 हैं। जैसे आपने वर्णमाला में 4 मूल स्वर पढ़ते हैं, अ आ इ ई, सॉरी आ ई उ और सी, ये मूल स्वर हैं। आ ई उ और सी, ये मूल स्वर हैं 4। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में भी 64 मूल स्वर हैं। कैसे हैं? 64 मूल चित्र हैं जिनसे अन्य चित्रों का निर्माण हुआ है। इनकी जो लिपि है वो चित्रात्मक है। लिपि कैसी है मित्र? चित्रात्मक। पूछा जाता है
कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, तो आप बता सकते हैं चित्रात्मक। लिपि कैसी है? चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? चित्रात्मक है। और इसमें 250 से लेकर के 400 तक चित्र अंकित हैं। ये भी क्लियर हो गया। मूल चित्र कितने हैं? 64 हैं। और चित्रात्मक लिपि होने के कारण 250 से लेकर के 400 तक चित्र अंकित हैं। इसमें यदि आप देखेंगे इन चित्रों में अंग्रेजी के यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। अंग्रेजी के यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और चित्रों में बात करें तो सबसे अधिक मछली के चित्र का अंकन सर्वाधिक है। अब इसके बाद देखेंगे ये जो लिपि थी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस लास्ट हो गया। ये जो लिपि थी, जैसे हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है। हमारी लिपि कैसी है? हम हिंदी लिखते हैं, देवनागरी लिपि लिखते हैं और इसे बाएं से दाएं लिखते हैं। इस तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे लिखते जाएंगे इस तरीके से, फिर यहां पर आ जाएंगे, फिर इस तरह लिखेंगे, मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती है। हमारी जो लिपि है वर्तमान समय की, वो बाएं से दाएं इस तरह लिखी जाती है, इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पहला पॉइंट आप इसे बखूबी याद रखेंगे, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां से लिखना शुरू करते थे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। जैसे हम लोग यहां गैप कर देते, छोड़ देते हैं, ये लोग छोड़ते नहीं थे, ये इस तरीके से लिखते जाते थे। अर्थात ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस तरीके से लिपि कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अर्थात मैंने मित्र आज आपको सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक पक्ष है उसके बारे में बताया। लास्ट वीडियो इसका रह गया है कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ, इसके बारे में लास्ट मेरा 7वां या 8वां ये वीडियो होगा, शायद आप जाके देख लें। तो मित्र, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।